आप भी अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन की पसोपेश में हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि हमारे स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं दो एक्सपर्ट्स, करियर काउंसलर्स, जिनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएंगे। आइए स्वागत करते हैं हमारे पहले गेस्ट का। श्रीमती रश्मि ठाकुर हमारे बीच में है, करियर काउंसलर हैं, मेयो कॉलेज से आती हैं। आपका बहुत स्वागत है रश्मि जी कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। साथ ही दूसरी गेस्ट हैं आज हमारे स्टूडियो में श्रीमती पूनम मिश्रा, हु इज़ अगेन अ टीचर एंड करियर काउंसलर। आपका भी बहुत स्वागत है पूनम जी कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार, धन्यवाद। तो इससे पहले कि हम बात करें मार्गदर्शन की, हमारे एक्सपर्ट्स से एडवाइस लें, आप भी सीधे जुड़ सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। लगातार हमारा जो फ़ोन नंबर है वो आपको बता रहे हैं 011 STD कोड दिल्ली का ज़रूर लगाइएगा। 23097532 पर कॉल करके आप हमारे एक्सपर्ट्स से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। रश्मि जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट बस कुछ ही दिन में आने वाले हैं। ऐसे में एक बच्चे के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन कितना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान के प्रोफेशनल और एकेडमिक फ्यूचर और ऑल्सो होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो सब्जेक्ट सिलेक्शन इस प्रकार करें जो उनकी इंटरेस्ट है, जो पैशन है, उसको अपने करियर के साथ अलाइन करना, अपने स्किल एबिलिटीज़ को, उनकी क्षमताओं को सोच समझ के उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो फिर वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनके फ्यूचर के लिए खुल सकती है, उनको सक्सेस मिल सकता है उनके लाइफ में। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सोच समझ के अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें। जी, सोच समझ के, और क्योंकि सक्सेस तो हर कोई चाहता है। पूनम जी, आपसे जानना चाहेंगे मोटा मोटा कौन से फैक्टर्स कंसिडर करना चाहिए एक बच्चे ने अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन या स्ट्रीम सिलेक्शन करते समय, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये 10th एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज़ फार एज बच्चे के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के लिए। तो दो चीज़ें हैं जिनको बेसिकली बच्चे को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, वो है इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड। जी। तो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड वो दो फैक्टर्स हैं जिनके अलावा अगर हम अपने स्ट्रीम को या सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आगे जा कर के आपके करियर के साथ अलाइनमेंट में आपको ज़रूर प्रॉब्लम होगी। तो अब उसमें एक चीज़ ये आती है कि इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट मुझे किसी चीज़ में हो सकता है, कोई सब्जेक्ट मुझे अच्छा लग सकता है, 6, 7, 8 में बेस हो सकता है मुझे अच्छा लगता हो, पर हायर स्टडीज़ के लिए मुझ में उस सब्जेक्ट के लिए एप्टीट्यूड है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी। तो अब एप्टीट्यूड जानने के लिए आजकल बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट भी हैं अवेलेबल, फ्री भी होते हैं और चार्जेबल बेसिस पे भी होते हैं। तो अगर बच्चे को कहीं कन्फ्यूजन है तो वो इन सब टेस्ट का सहारा लेकर के भी आगे चल सकता है। जी, रश्मि जी आप पर आते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि हम आजकल देखते हैं कि बच्चों में पीयर ग्रुप या जानकारी कम होने की वजह से या जल्दबाजी में कुछ ऐसा डिसीजन लेकर वो गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, जिसको लेकर उनको बाद में इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है या वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को क्या करना चाहिए? ICSE और CBSE जो स्ट्रीम है, जो मेन स्ट्रीम हमारे बोर्ड है, वो अलाउ करते हैं ऐसे बच्चों को कि वो आगे जाके अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर सकें। अगर या थोड़े दिन परस्यू करके अगर उनको नहीं समझ आ रहा है वो सब्जेक्ट, अगर उनके इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं कर रहा है या उनको नहीं पसंद आ रहा है तो वो उनको छोड़कर किसी और सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। जी जी। नो डाउट जेनजी की अगर बात करें पूनम जी, उन्हें तो बहुत कुछ पता है। जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है या इंटरनेट है उन्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन वो दर्शक या वो बच्चा जो एक ग्रामीण परिवेश से आता है और गांव में बैठकर अभी हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है, उसके लिए थोड़ा सा बता दीजिए कि ब्रॉडली कौन कौन से सब्जेक्ट स्ट्रीम्स उपलब्ध हैं आफ्टर 10th? देखिए, वैसे ब्रॉडली अगर हम कन्वेंशनल तरीके से चलेंगे तो साइंस स्ट्रीम है हमारे पास, कॉमर्स की एक स्ट्रीम होती है और ह्यूमैनिटीज़ जिसको हम आर्ट्स कहा करते थे वो एक स्ट्रीम होती है। लेकिन अभी NEP के इस परिवेश में अगर हम देखें तो ये स्ट्रीम के साथ बंद करके सब्जेक्ट सेलेक्ट करना अब ज़रूरी नहीं है। आप आउटसाइड द स्ट्रीम भी जा करके सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अब इतनी वो दी गई है बच्चे को कि बच्चा अगर कोई साइंस के सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ कोई इकोनॉमिक्स या कोई और सब्जेक्ट, कोई क्रिएटिव सब्जेक्ट भी चूज़ करना चाहे तो उसे चूज़ करने की अब उसके पास ये आज़ादी होगी। जी। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार ने अभी लागू किया है, इसमें दो चीज़ें बहुत अच्छी है। एक तो ये ब्लर कर दिया है कि आप ह्यूमैनिटीज़ होकर भी आप साइंस का एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं,
आप कॉमर्स स्टूडेंट होके आप कोई एक और ह्यूमैनिटीज़ का लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना कैरियर जो है ऑप्शंस वो वाइड रख सकते हैं। और दूसरा वोकेशनल जो है वो उसको इंटीग्रेट कर दिया आपके नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से। तो आपके ऑन हैंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो आपको फ्यूचर में आपके करियर के लिए आपके बहुत अच्छा होगा, वैसा भी वो इंटीग्रेट कर दिया नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। जी जैसे कि रश्मि जी अभी पूनम जी ने बताया कि साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, आप चूँकि कॉलेज बैकग्राउंड से आती हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को डील करती हैं, हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि अगर एक बच्चे ने साइंस लिया है तो उसके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है? क्या सिर्फ इंजीनियरिंग या उसके अलावा भी कोई ऑप्शंस है? एक बहुत अच्छा मिथ है जो आप चूँकि आप पूछ रहे हैं आज, तो मैं आपको बता रही हूँ कि साइंस से सारे सब्जेक्ट ऑप्शंस, सारे कैरियर खुले हैं। और अगर आपने साइंस नहीं लिया है तो सिर्फ 2 ही कैरियर आपके लिए नहीं है, वो एक इंजीनियर और डॉक्टर। उसके अलावा आपके लिए सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सोच कि हमने साइंस नहीं लिया है तो हमारे लिए कैरियर ऑप्शंस बंद है, ऐसी सोच बहुत ही गलत है। आप सिर्फ एक इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते, उसके अलावा आपके सामने खुला आसमान है, आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर आप कुछ भी कर सकते हैं। जी मैम, जैसा कि रश्मि जी ने बताया हमें कि बच्चों के पास में करियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है। कुछ बच्चे वोकेशनल स्टडीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की, आजकल वो भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई बच्चा ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहता है तो? देखिए, सीबीएसई में जब हम सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करते हैं तो कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ हम ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखते हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट जनरली बच्चों का, या मैं कहूँ सभी का ये माइंडसेट होता है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक ऐसा सब्जेक्ट ले लें जो कि इजी हो। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज़ करते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए। इजी, चलिए ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो इजी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर हम ऐसा कुछ रखें जिसमें आगे जा कर के आपके पास कैरियर के बहुत सारे दरवाजे खुल सके तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो जितना हमें इंटरेस्ट से अपने एकेडमिक मेन सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, उतना ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे, आप सीबीएसई ने एम्पल ऑफ सब्जेक्ट्स रखे हैं जिसमें बच्चा चूज़ कर सकता है। बहुत सारे स्किल सब्जेक्ट्स भी हैं, वो स्किल्स सीख करके आगे उन स्किल्स को यूज़ कर सकता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट नंबर इंक्रीज करने के लिए तो है ही हैं, वो तो एक मोटिव बच्चे का रहता ही है, लेकिन ऐसा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर हम लें जिसका आगे चल करके कोई हम यूज़ कर सकें तो वो हमेशा बेहतर रहेगा। तो जितना इम्पोर्टेंस हमें अपने मेन सब्जेक्ट्स को देना चाहिए, स्ट्रीम को देना चाहिए, उतना ही ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी रखना चाहिए। जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात की। रश्मि जी, आपसे मोटा मोटा एक बार पुनः, क्योंकि साइंस की बात की, इंजीनियरिंग की बात की, इसके अलावा और कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं 10वीं के बाद, सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद, साइंस वाले बच्चे के लिए, कॉमर्स वाले बच्चे के लिए, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे के लिए? मोटा मोटा दर्शकों का मार्गदर्शन करें। तो बहुत तरह के करियर ऑप्शंस हैं। आप पुराने विचारधारा से सोचे तो आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, आप आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं, आप मतलब आपकी सोच जहाँ तक जा सकती है। आजकल तो नए नए कितने तरह के करियर का आगाज़ है। आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप ट्रैवल ब्लॉगर है, आप मतलब आपकी इंटरेस्ट जो है, अगर आप अपनी पैशन को अपने करियर के साथ अलाइन करेंगे तो मतलब कहीं उसका कहीं अंत नहीं है कि आप कितना करियर ग्रोथ कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपकी सोच भी नहीं जाती, आप जिस भी आपका जो भी पैशन है, आप स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छे हैं तो आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। आप कम्युनिकेशन में स्किल्स आपके अच्छे हैं तो आप उसमें आप ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन में अपना करियर बना सकते हैं। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से 1000 करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिसाइड्स द ट्रेडिशनल जो हम कह रहे हैं कि आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं, आप पायलट हैं, आप आर्किटेक्चर हैं। जी, तो रश्मि जी ने हमारा मार्गदर्शन किया कि अपनी स्किल्स को पहचानें, अपने हुनर को पहचान कर अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करें और अपना करियर उसमें बनाने की कोशिश करें। मैम, आपसे पूछना चाहेंगे कि NEP पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए हैं, तो आपका क्या मानना है, स्टूडेंट्स के लिए कितना फेवरेबल है वो? देखिए, स्टूडेंट सेंट्रिक ही है ये जो हमारी NEP है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक है इन द सेंस कि बच्चों पे जो प्रेशर है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। एक तो सबसे पहले ये बोर्ड का जो हुआ है वो,
तो जो हमारा 10+2 का सिस्टम है जो अब तक चला आ रहा है, इसको हटा करके इन्होंने 5+3+3+4 का सिस्टम किया है। जहाँ तक बोर्ड एग्जाम्स की अभी मैं बात कर रही थी कि बोर्ड एग्जाम एक अपने आप में एक हवा बन करके बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने खड़ा रहता है, तो अब 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम्स, तो वो वाला जो टेंशन है वो रिलीव कर दिया जाएगा। लर्निंग फ्रॉम डूइंग का एटीट्यूड बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप कितना रिसर्च करें, है ना, सिर्फ रोट मेमोरी को हटाने की कोशिश की जा रही है। आप रिसर्च करिए, अपनी लाइकिंग के सब्जेक्ट्स लीजिए। एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि बच्चों के सामने हो, ताकि हमारी ये जो नेक्स्ट जनरेशन है वर्ल्ड में कहीं पे भी जाए तो हमारे बच्चे हमेशा शाइन करते रहें। जी, तो फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रश्मि जी, पूनम जी, जिनसे भी वो प्रश्न पूछना चाहें। उत्तर प्रदेश से अनुज कॉल कर रहे हैं। अनुज, अगर आपको हमारी आवाज़ आती है तो पूछिए अपना प्रश्न। हेलो अनुज, आपको हमारी आवाज़ मिलती है? जी सर, आ रही है। अनुज, पूछिए अपना प्रश्न। जी सर, मैथ का है। जी, मैथ्स में आप क्या करना चाहते हैं या क्या आपका प्रश्न है? अनुज, मैथ्स में आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। सर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? जी सर। आपका प्रश्न क्या है, आपका डाउट क्या है, संशय क्या है? सर मैथ शायद पूछना चाहते हैं कि मैथ्स लिया है, साइंस मैथ्स लिया है, इंजीनियरिंग के लिए कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, क्या कौन सी स्कोप है? एंट्रेंस एग्जाम्स देनी होगी, कैसे कॉलेजेस में एडमिशन होंगे? इनको अब अगर मैथ्स है और क्या बोलते हैं साइंस बैकग्राउंड से है, मैथ्स में है, तो इनको इंजीनियरिंग में, जैसा कि जो समझ आ रहा है जी। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो इन्हें प्रिपरेशन करनी होगी जेईई एग्जाम्स की। जी। सो जेईई एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे ही इन्हें वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जी, फिलहाल एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हरियाणा से कैलाश जी कॉल कर रहे हैं। कैलाश जी, अगर आवाज़ मिलती है तो अपना प्रश्न पूछिए। कैलाश जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी, नमस्ते। हेलो। जी, पूछिए अपना प्रश्न पूछिए कैलाश जी। सर, प्रश्न ये था कि अभी बेटा मेरा 10th में है जी। तो जैसे अभी से उसका मन था कि नीट की प्रिपरेशन करें, तो डाउट ये था कि अभी से उसको प्रेशर्स देना चाहिए 10th के नीट के लिए या अभी सिर्फ फ्री रहना चाहिए? जी जी, कैलाश जी का प्रश्न आप में से जो भी आंसर करना चाहे, ये एक आम दुविधा है, पेरेंट्स को भी होती है, बच्चों को भी होती है कि क्या मैं 11-12 प्लस नीट, 11-12 प्लस JEE, 11-12 प्लस CA, CS, CUET, मुझे अपने 11-12 बोर्ड एग्जाम्स पर फोकस करना चाहिए या साथ साथ कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी बच्चे को करवाना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, ज़्यादा अच्छा तरीका तो यही होता है कि हम 11-12 में साथ साथ, चाहे जेईई की बात करें, चाहे नीट की बात करें, साथ साथ प्रिपरेशन करें। जी। लेकिन पेरेंटल प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेईई ले लीजिए, चाहे आप नीट ले लीजिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लीजिए, अगर हमारे पास बहुत एक 1 या 2 इयर्स का पूरी स्टडीज़ और उसी हिसाब से हमने अपनी ट्रेनिंग नहीं की होती है, तो लास्ट में आते आते बच्चे पर बहुत प्रेशर हो जाता है। तो तरीका तो यही है। और जहाँ तक मुझे समझ नहीं आता कि हम एज अ पेरेंट या एज अ टीचर हम क्यों उस चीज़ से घबराते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सिलेबस वही है, तैयारी का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर मैं कंटेंट में मास्टर हो रही हूँ 11-12 में, तो इवेंचुअली मुझे जाकर के चाहे जेईई चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तरीका यही अच्छा है। परेशानी ये है कि हम एज अ पेरेंट अपने बच्चे को किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ डालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ ज़रूर बच्चे पे डबल प्रेशर हो जाता है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना करेगा और जो स्कूल का सिलेबस है वो अपना चलता है। अब हर बच्चे के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि इतना स्ट्रेस ले सके, तो अब ये माता पिता को देखना है कि हमारा बच्चा कितना स्ट्रेस ले पाता है, कितना मैनेज कर पाएगा टाइम। अगर हमें लगता है कि नहीं बच्चा कर पा रहा, क्योंकि 10वीं के बाद बच्चा इतना टाइम मैनेज करना हाँ, होगा, टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको अपना एकेडमिक्स जो 11-12 है उस पर भी फोकस करना है, कॉम्पिटिटिव पर भी फोकस करना है। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, विजय जी कॉल कर रहे हैं। विजय जी, प्रश्न पूछिए अपना। विजय जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपना प्रश्न पूछिए। जी पूछिए, सवाल पूछिए। जी सर, ये कह रहा था, मेरा सवाल पूनम मैम से है। सबसे पहले जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न पूछिए। जी, आपकी आवाज आ रही है सर? जी
पूछिए, प्रश्न पूछिए विजय जी। जी मैम, ये कह रहा था मैं कि जैसे आफ्टर 9th मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन खुद से किया, क्योंकि एजुकेशनल ऐसा कुछ सीन था नहीं मेरे पास। ठीक है सर? जी जी, पूछिए, सवाल पूछिए। जी, तो मैम हुआ ये कि उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे कुछ कलीग्स ने बोला कि भाई आप लॉ कर लो। मैं लॉ कर लिया, लेकिन मैम अभी क्या है, रिसेंटली उसमें मुझे कुछ ग्रोथ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूं? मेरा एज भी आई थिंक 31 हो गया है मैम। पूनम जी, तो आप क्या कुछ और आई मीन अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हैं अपना? अगर मेरे पास समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैम, तो अगर कुछ ऐसा करना चाहें। देखिए, बहुत सारे शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज भी होते हैं। अगर आप अपने, जैसे कि आपने कहा कि आपने जो कुछ अभी किया उसमें अभी आपका मन नहीं लग रहा है या आपको उस तरह की ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो बहुत सा आप अभी अपने इंटरेस्ट को देखते हुए और अपने जो भी हालात हैं उनको देखते हुए बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि अभी ये प्रोग्राम में भी जानकारी दे रहे थे, इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। वैसे कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करके अपने लिए कुछ करियर देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज निश्चित तौर पर आपको आगे एम्प्लॉयमेंट में भी मदद करेंगे, जब आप अपने इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स बताते हैं या ऐसे कोई शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स बताते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज जो है ये बहुत अवेलेबल है, और क्योंकि अब 6 मंथ्स का 9 मंथ्स का आप कोर्स करके और फिर उसके बाद उसमें अपना करियर, इनफैक्ट अब्रॉड में भी बहुत ऐसी फैसिलिटीज है कि आप 9 मंथ का कोर्स करके और वो साथ के साथ आपको एम्प्लॉयमेंट भी दे देते हैं। छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट की तरह देख करके उसके हिसाब से कर सकते हैं। फिर से एक कॉलर जुड़ गए हैं, मुंबई से कॉल कर रहे हैं दीपक जी। दीपक जी, क्या है संशय आपके मन में? पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी दीपक जी, बताइए। आपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए दीपक जी और अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, टीवी वॉल्यूम कम। मैं ये पूछना चाहता, मेरा बेटा अभी स्कूल में है, वो कार्टून काफी अच्छी बना लेता है जी, लेकिन जो स्टैंडर्ड आर्ट्स कोर्सेज है उसमें कार्टून ऐसा सिलेबस में नहीं रहता। उसमें ऐसा पोर्ट्रेट, नेचर ड्राइंग, स्कल्पचर, पॉटरी ऐसा सब भी रहता है, तो जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा कोर्स उसके लिए सूटेबल रहेगा। जी, सिर्फ कार्टून उसे बहुत पसंद है और अच्छा प्राइजेस वगैरह भी मिलते हैं। जी, तो वी डोंट नो एनी कोर्स टू परस्यू प्रॉपर ग्रेजुएशन, मतलब ऐसे। जी, रश्मि जी आप इसका उत्तर दे दीजिए, क्योंकि बच्चा पेंटिंग अच्छी करता है और आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है, तो उसको क्या करना चाहिए? VFX का कोर्स होता है जिसमें वो फिल्म, एनिमेशन और कार्टून के ऊपर वो स्पेशलाइज करते हैं जी। तो या तो वो कर ले, या NID मेरे ख्याल से ऑफर करती हैं इस तरह की कोर्सेज जहाँ पे आप एनिमेशन क्रिएट करें और डिज़ाइन करें। वो डिज़ाइन, जो एनिमेशन डिज़ाइन कोर्सेज जो होती हैं अवेलेबल, वो बहुत अच्छे NID फॉर श्योर देती हैं, और भी जितने डिज़ाइन के इंस्टीट्यूट हैं वो अवेलेबल करते होंगे। और इनमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, जैसे हम पहले भी इसकी चर्चा कर रहे थे कि 6 महीने या 9 मंथ का कोर्स है जो आपको फिर फिल्म में या टेलीविज़न में या बैकग्राउंड में, टेक्नीशियन बैकग्राउंड्स वगैरह, इनमें आपको जॉब दिला सकती है। जी, कुल मिलाकर करियर ऑप्शंस तो बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और कहने में ये भी कहा जाता है कि 9,999 करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको चुनना है आपके लिए क्या सही है। अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपनी रुचि को देखते हुए अपनी राइट चॉइस करियर की आप लोग चूज करें। जी, अपने पैशन को पहचानिए, पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए। कुल मिलाकर ये जो चर्चा रही बहुत प्रोडक्टिव रही। आप दोनों ही मेहमानों का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो आप इस कार्यक्रम में जुड़े और अपनी इतने मार्गदर्शन और इतना इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी।